काबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी। पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल। परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ किया हुआ वादा निभा दिया। केपी असेंबली भी तोड़ने की तैयारियां, हालात बदल गए। पीडीएम का अब अगला लाएअमल क्या होगा? मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब, उनके साथ। इसके अलावा बात करेंगे कराची की सियासत में सनसनीखेज मोड़। एमक्यूएम के तीनों धड़े 7 साल बाद एक हो गए। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, मुत्तहिदा एमक्यूएम का पहला बड़ा ऐलान। एमक्यूएम के तीनों धड़ों ने 7 साल बाद इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मुश्किल में कैसे डाल दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लैंड कर गया। गरीबों और बेवाओं का 19 अरब रुपए किस तरह सरकारी बाबू हड़प कर गए, सनसनीखेज तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले वेलकम करेंगे इसहाक खाकवानी साहब को, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी जी खाकवानी साहब, 9 अप्रैल से आज तक के जो मामलात रहे और पीटीआई की जो सियासत रही, ये कहा जा सकता है कि पीटीआई डिड बेटर पॉलिटिक्स। अभी तक के जो मामलात हैं, अब इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके तनाजुर में क्या देख रहे हैं? पीटीआई की इलेक्शन करवाने की जिद पूरी हो जाएगी, असम्बलियां तहलील हो जाएंगी? बीबी, इंसाफ से अगर बात की जाए और किसी की साइड ना ली जाए तो लोग क्या करते हैं कि पार्टियों के अंदर उनका चूंकि ताल्लुक होता है तो पार्टी के साथ मिलके उनके हक में बात करते हैं। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मुझे ये नून लीग की सियासत समझ नहीं आई कि उन्होंने पंजाब के गवर्नर को किस वजह से कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, कि चीफ मिनिस्टर को कहेंगे जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो उनके अंदर उनके नंबर्स पूरे होते हैं, उनके साथ लोगों के वादा वहीद होते हैं और वो सारे मिलके आपको एक तजवीज देते हैं और वो फिर उस चीज के साथ स्टैंड करते हैं। उसमें 2-4 बंदे आगे पीछे जरूर हो जाते हैं, मगर ये मुझे समझ नहीं आई कि गवर्नर ने कैसे कह दिया कि जी आप जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मुझे पता लगा कि आपके साथी आपको छोड़ गए और कल तो फिर ये चीज नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपकी इतलाआत गलत थी, आपके जराए गलत थे, आपके पास फेडरल एजेंसीज हैं, आपके पास लोकल मकामी तौर पे आपके साथी हैं, आपके एमएनए एमपीए हैं, वो आपको बताते कि जी क्या रुझान जा रहा है। आपका असेंबली के अंदर 160-50-60 आदमी आपका एमपीए बैठे हैं, वो आपको गाइड करते। ये किसने तजवीज दी? ये मेरे ख्याल में ये चीज कबल कोई जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और पीटीआई का अब इस वक्त वोट बैंक भी बढ़ा हुआ है और अगर आप उनके आदमियों को फिसला लेते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, तो वो काफी क्या वजह होगी कि वो आपके साथ आकर शामिल हों? मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके साथ शामिल किस लिए हों। अगर उनको पीटीआई अपने साथ मिला के इलेक्शन लड़ाती है तो ये चीज मेरे कम अज कम मुशाहिदे से बाहर है। अच्छा, कल तक की सिचुएशन डेवलप होने से पहले खकवानी साहब, आपको लग रहा था कि ऐसा बनेगा ये मंजर? मैं समझता था कि 3-4 दफा वजीर आला रहे, 30 साल की हुकूमत रही है, नून लीग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वफाक में एक हुकूमत की है, उनको इन चीजों का इल्म होना चाहिए था कि यहाँ हमारे साथ चांसेस हमारे ब्राइट हैं और वो फिर उसके अंदर आकर इस दंगल में शामिल होते। वो उनके पास कोई चीज ही नहीं थी। और दूसरी राय एक चीज देखें, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स है जिसमें डीसी, कमिश्नर, एसीज, इवन पटवारी भी काम करते हैं कि वो बंदों को इकट्ठा करके लाहौर पहुंचाने के लिए तमाम चीजें वसाइल ले आते हैं। और परवेज इलाही साहब और ऐसे बंदे तो माहिर हैं इस चीज के। उन्होंने तो भाई उनका ताल्लुक है हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने जरूर पता किया होगा कि जी क्या हालात है, फिर उन्होंने उसको फॉलो किया होगा। और उसके बावजूद यहाँ पर नंबर पूरे नहीं थे और कल सुबकी होगी सबके सामने।
और आपने अपना खामखा एक नुकसान कर दिया, अपने वोटर्स का भी नुकसान कर दिया और अपने साथियों का भी नुकसान कर दिया। अब आप देखें कि आपका इलेक्शन उन्होंने हाउस को तहलील करने के लिए कह दिया। अब वहां पर भी उनकी तरफ से ज्यादती है कि आप चलने दें, एक हुकूमत आपके चीफ मिनिस्टर चला रहा है और आपकी हुकूमत चल रही है, आपके पास 700-800 अरब रुपया आपको एडीपी में मिला हुआ है, जो 30 जून के बाद आपने अपने इलाकों में लोगों की भलाई के लिए काम करने थे, वो भी रुक जाएंगे सारे। अब जो नई हुकूमत बनेगी 5-6 दिन में, 10 दिन में मैक्सिमम, यही कुछ होगा ना, तो वो क्या करेंगे आकर? तो वो सारे के सारे अवामिल रुक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आ जाएगा बीच में कि जी इधर इलेक्शन हो रहा है, आप तमाम तरक्याती काम बंद कर दें। वो एक ऑर्डर देगा और वो सारे तरक्याती काम बंद हो जाएंगे। तो ये 600-700 अरब रुपए का हर इलाके में नुकसान हो गया। और परवेज इलाही साहब के अपने इलाके में 100 अरब रुपए के काम हो रहे हैं जो उन्होंने अपने साथियों में अपने खर्चे किए, और वो सारे इस चीज के एक्सपर्ट हैं लोगों की इमदाद करने में, और ताकि उनको अपने साथ मिलाया जाए। मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है। इस जी बिल्कुल, इस पे बात होगी। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब, आप जिस तरह से सिचुएशन, जिस तरह से खाकवानी साहब ने भी कहा कि एक कॉन्फिडेंस था और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि नंबर्स पूरे हो जाएंगे, जो पीटीआई है वो नंबर पूरे नहीं कर पाएगी, और फिर हमने देखा नंबर पूरे हो गए। फिर इन रो दूसरा यकीन ये था पीडीएम का कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, वो भी हो गया। असेंबली जो है वो गवर्नर के पास है। तो ये क्या लग रहा है पूरी सिचुएशन देख के, पीडीएम वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड या समथिंग हैपेंड जो कि जिसने पूरे सेटअप को खराब किया? मैं अपनी राय को इस वक्त थोड़ा सा रिजर्व रखते हुए, खकवानी साहब बड़ी अहम बातें कह रहे हैं और मेरा ख्याल है ये चीज़ इनके कद में इजाफा करती है कि बड़ी फेयर बात की। हालांकि उनकी, जैसे उन्होंने बताया भी है कि लोगों की अफिलिएशंस होती हैं, मिलना जुलना होता है। इस वक्त वो जिस कैंप में खड़े हुए हैं तो वो तो पीडीएम का कैंप ही बनता है ना एक तरह से, या उनकी सिंपथी कह लें, वटेवर जो है। सो मैं इनसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि सर, आपको खकवानी साहब याद होगा कुछ दिन पहले इनकी सलमान शहबाज की मुलाकात हुई, जहांगीर तरीन साहब से हुई है। फिर उन्होंने ये ऐलान किया वहाँ पे पीडीएम ने जी कि हमें जो है इस नो कॉन्फिडेंस के लिए या उसको कॉन्फिडेंस का जो भी होगा, तो हमें यहाँ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की हमें सपोर्ट हासिल है। तो तरीन साहब की इन मामला तो बात नहीं हुई थी, ये पॉइंट जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि तरीन साहब की अपना एक पॉलिटिकल एक क्लाउड है। जब इस तरह की चीजें होंगी, डिबाकल जो आप बता रहे हैं, तो इसमें सिर्फ नुकसान ये पीडीएम का या ये उसमें नवाज लीग का नहीं होगा, आप लोगों का भी तो होगा, आपका भी होगा, तरीन साहब का, अलीम खान साहब का, वो तमाम लोग जिनका कुछ इन्फ्लुएंस है, जिनके पास कुछ बंदे हैं। तो तरीन साहब की कुछ उनसे गुफ्तगू नहीं हुई थी, उन्होंने एतमाद में नहीं लिया था इन्होंने नवाज लीग वालों ने कि हम क्या करने वाले हैं? मुझे सिर्फ एक फोटोग्राफ देखा है मैंने, जिसमें शहबाज साहब के बेटे ने, सलमान साहब ने जहांगीर खान की सेहत के लिए उनको एक गुलदस्ता पेश किया। मेरा इसके ऊपर ना एक लफ्ज भी जहांगीर खान के साथ तबादला ख्याल नहीं हुआ, और ना ही मेरे से किसी ने पूछा ये क्या है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल में इससे पहले ये गवर्नर का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का जो नोटिस था, ये पहले जारी हो चुका था। अगर वो होता भी नहीं तो बेमानी चीज थी। दूसरा, क्लासर साहब, आप कुछ तो मेहरबानी करके पाकिस्तान के हालात देखें कि किस हालात किस तरफ जा रहे हैं। गरीब आदमी इधर, जो बाकी लोगों के क्या मसले मसाइल हैं इस वक्त। आप वहां खड़े होकर अरबों रुपए खर्च करना चाहते हैं 371 सीटों के लिए। प्रोविंस की, पंजाब की 371 सीटें हैं, जिसमें कितने 2-2-2.5 लाख रुपए एक एक बंदे की तनख्वाह है, टीए डीए है, ये वो। और फिर इलेक्शन पे खर्चा होगा, फिर इलेक्शन कमीशन के अखराजात होंगे। क्या ये हमें किसी तरीके से वो करता है इनकरेज कि हम सरकारी खजाने में पहले कुछ पैसे नहीं है और आज जाकर हम वहां पर इसके ऊपर अखराजात करें जो हमारी बिसाख से ज्यादा है? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये दोनों तरीके, दोनों तरफ से बिल्कुल सोच समझ और मुल्क की खातिर कोई आदमी काम करने से गुजर नहीं कर रहा। वो हर कोई अपनी मर्जी और अपनी नाराजगी मेरी फलाने से, रऊफ क्लासर साहब से अगर मेरी नाराजगी है ना, मैं इनको जो मर्जी है मैं इनको किसी तरीके से उनकी कोई अच्छाई नहीं देखूंगा।
इसी तरीके से वो करते हैं, इसी तरीके से यहाँ होता है। ये चीजें आपको मैं एक वाकया बताता हूँ कि ब्रेक्सिट याद है आपको, हुआ था यूके में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ कि ब्रेक्सिट में कि वो शामिल नहीं होना चाहते थे इंग्लैंड वाले इन द यूरोपियन यूनियन। तो उन्होंने ब्रेक्सिट का वो अपना वो किया अपने मुल्क में, और थेरेसा मे जो थी उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो गया, और वो किसने किया? जिमी कॉर्बिन ने किया। उसके थेरेसा मे के वोट कम थे, उसने कहा ठीक है आपके वोट कम है बट चूंकि नंबर्स कम है तो मैं आपकी हुकूमत को नहीं तोड़ता, ना मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं इस वक्त मेरे मुल्क में इतने अखराजात के ये नहीं हो सकता कि इतनी उसकी गुंजाइश नहीं है कि हम आपको खड़े होकर आपको एक हुकूमत को डिसमिस कराएं। किस वजह से डिसमिस कराएं? आपके लिए पाकिस्तान पहला है। पाकिस्तान अगर है तो ये हमारी सारी बातें हैं, नहीं तो हमें जैसे उस दिन मोदी खड़े होके फजूल किस्म की कह रहा था बातें कि जी पाकिस्तान को कैसे मैंने दिखाया है, वो एक एक घर जाकर कशकोल लोग लेके फिरते हैं और लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं। मैंने उसको यहाँ पहुंचा दिया, सारा हॉल खड़ा होकर तालियां मार रहा था। ये है हमारी बसीरत और अखलाकियात और सियासी सूझबूझ कि हमें ये काम करना चाहिए। भाई मुझे समझ नहीं आता। मैं तो ये बड़ा आपने सियासत से मैं ईमानुल्लाह बददिल अपनी जगह पे ये क्या सियासत है? ये आपकी बातें ठीक हैं जो आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन अब जो हो चुका, अब असेंबली की वो डिसॉल्व करने की उनको चली गई है, उनको एडवाइस चली गई है। आप अगला क्या देख रहे हैं? इलेक्शन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब एक्टिव होंगे, उनका जो ग्रुप है, या वो अब अमली सियासत से अपने आप को रिटायर करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, रोल प्ले करेंगे? क्योंकि अब तक तो क्लाउड था उनका, अब नई असेंबली आ रही है, नए लोग आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? आप लोग जो हैं, स्पेशली मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो पीटीआई में एक डिसग्रंटल एलिमेंट था, जिनके साथ वो समझते हैं कि खान साहब ने शायद ज्यादती की, अब आप लोगों का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है सर? देखें, इमरान खान साहब जिससे एक दफा नाराज हो जाए ना, वो सारी उम्र उसको नहीं भूलते। यही काम वो इंशाअल्लाह परवेज इलाही के साथ भी करेंगे, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने उनके साथ वो कैसे? जिस तरीके से उन्होंने स्पीकरशिप ली, जिस तरीके से उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप ली, फिर जिस तरीके से चीफ मिनिस्टरशिप को आगे प्रोलॉन्ग किया और फिर आखिर में मान गए, उनका घर आपस में तकसीम हो गया, मगर वो करते रहे। ये आपके सामने है, ये मैदान भी है, घोड़ा भी है। इंशाल्लाह नजर आ जाएगा इलेक्शन के बाद कि कौन आता है नया चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको नजर आ जाएगा। वो कभी इन चीजों को तो आज तक वैसे आपको कौन लग रहा है आते हुए सर? फिर वो देखे ना, मैं तो नजूम ही हूँ भाई साहब, इलेक्शन रिजल्ट पे पता लगेगा हु इज विनिंग। और खान को तो ये जरूरत ही नहीं है हु इज विनिंग, उन्होंने तो गुलजार साहब को बना दिया जिसका कुछ नहीं था। ही ज्वाइंड द पार्टी। मैं साउथ पंजाब में सदर था, मुझे भी वो नहीं मिले। वो ख्वाजा सिराज साहब का कमाल है कि वो जहांगीर के पास ले गए, जहांगीर ने मुझे रिंग किया कि एक बंदा आ गया। मैंने कहा सर एमएनए का काम है, एमएनए अपनी टीम बनाए, जिसको भी रखे। मैं तो गुलजार शबान को मैं जानता हूँ, मैं हमारे बुजुर्गों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, मगर ये मैं इनको कभी नहीं मिला, तो आप उनको दे दें। उन्होंने उनको टिकट दे दी, उन्होंने बुला के उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। अब आपका क्या ख्याल है जो अगला हाउस आएगा 371 आदमी का, उसमें गुलजार साहब जैसे और कई होंगे बंदे जो उम्मीदवार हैं, वो कहेंगे यार ये बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं तो आपके साथ 20 साल से हूँ, मैं तो आपके साथ 30 साल से हूँ। तो वो उनके एक शुफा तो बनता है। परवेज, अब जो बातें ये खाकवानी साहब, जो बातें आपको समझ आ रही हैं, जो बातें आपको समझ आ रही हैं पोस्ट असेंबली इसके डिसॉल्व होने के, तो ये बातें उनको परवेज इलाही साहब तो ज्यादा समझदार हैं, आपको पता है माशाल्लाह। वो तो आपने 3-4 बातें बताई कि इमरान खान साहब को बाजू मरोड़ के उन्होंने चीजें ली हैं और बिल्कुल जबरदस्ती ली, आप ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा, तो वो फिर अगर वो रिवोल्ट नहीं की उन्होंने और इमरान खान साहब के साथ बकौल उनके जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया, तो चौधरी साहबान को इसमें से क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो मतलब अगर ऊंट ज़िबा हो रहा है तो कुछ 1-2 पाव गोश्त तो चौधरी लेंगे, या मतलब आधे उस पे आके ऊंट पे क्लेम तो करेंगे। वो ऐसे तो नहीं करने वाले ना यार। ये तो आप अपनी सियासत तो वो नहीं जाया करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे वो। आप जहांदीदा आदमी हैं, आप उनके ख्वाहिशात का मुझे तो नहीं इल्म कि उनकी ख्वाहिशात और उस वक्त की डिमांड्स क्या हैं। वो अपना इसमें हिस्सा लेंगे पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर सीटों पे,
जब वो अपनी सीटें कुछ ना कुछ कर लेंगे फिर उनका क्लाउड बन जाएगा। अभी भी उनके जितने कमिश्नर और डीसी हैं वो परवेज इलाही साहब के कहने से अपने अपने इलाके में उनके ग्रुप के बंदों को ज्यादा तरजीह देते हैं बजाय पीटीआई के बंदों को। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे पता है एक दो जगहों पर, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, यहाँ 9 कमिश्नर्स हैं और 9 या 27 है कि मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर्स हैं। तो वो सारे बंदे लगे होते हैं, वो उनका काम करते हैं और वो अपने साथियों को आगे प्रोजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमने भी इमरान खान आज के बाद हमने इमरान खान साहब की खातिर जी सर देखिए ना, हमने इमरान खान को स्ट्रेंथ देने के लिए चौधरी शुजात साहब को और परवेज इलाही साहब को इमरान खान के साथ बिठाया। मैं था जहांगीर साहब के घर, वो आए, जहांगीर खान इमरान खान साहब को लेके आए, दोनों भाई ये आए। हमने कहा साहब इनके साथ बंदे हैं और ये हमारी एक एक सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब मान गए, उन्होंने इनको बना दिया। बाद में जब वो ये बंदे आपस में एक दूसरे से बांटने लगे एक दूसरी चीजें, तो खान साहब इस चीज को बुरा मानते हैं कि मेरे से लोग मिन्नत करें और मेरे से मांगे, मेरे से हिस्सा क्यों मांगते हैं। वो तो उनको तो बिल्कुल ये चीज पसंद ही नहीं अगर कोई उनसे हिस्सा मांगे तो। आप पूछ लेना ये लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ एक सर, आपकी बातें वो अपनी जगह पे सारी ठीक है, लेकिन आज के बाद तो बिल्कुल सिनारियो बदल जाएगा ना। आप परवेज इलाही साहब वजीर आला भी नहीं रहेंगे, उनकी कैबिनेट भी नहीं रहेगी, निगरान हुकूमत आएगी, सारे डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर भी बदल दिए जाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब को जो अब तक वो थोड़ा सा ये उनकी अगेन बारगेनिंग चिप थी अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की, कि इमरान खान साहब को मजबूर कर सकते थे, आज के बाद तो खत्म हो गया। वो टिकटें दें ना दें, 2 दें 4 दें, चलें 4 टिकटें दे देते चलें, आपके खिलाफ पीटीआई का मैंने नहीं खड़ा करते या एमपीए नहीं खड़ा करते। तो परवेज इलाही साहब की तो बारगेनिंग पोजीशन इसमें वीकेस्ट है आज के बाद। जब उन्होंने समरी पे साइन कर दिए तो फिर अब अगर सारा खेल इमरान खान साहब के हाथ में कि वो इन्हें एडजस्ट करें ना करें। आपकी असेसमेंट 100% सही है। मैं तो अर्ज कर रहा था, ये चीज तो मैं पेश कर रहा था आपको जो आपने दोहरा दी कि देखें जब इस लीडर इस मकाम पे पहुंचता है ना कि जिसका वोट बैंक इतना बन जाए कि वो आगे किसी का मारून मिन्नत ना रहे, तो वो फिर किसी से इस तरह की बात करने से गुरेज करता है कि भाई मेरे से आकर कोई बंदा नेगोशिएट करे, मेरे से तो आके कोई मिन्नत करे कि साहब मुझे भी कोई मेहरबानी करके कोई क्रम्स फेंक दें मेरी तरफ, कोई शायद मेरी, तो फिर मेरी अहलियत के मुताबिक कोई चीज दे दें तो उनकी मेहरबानी। अगर मुंह सुजा कर चला जाए तो फिर वो उसकी आखिरी मुलाकात होती है, फिर नहीं होती उनकी मुलाकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खाकानी। अच्छा, आपको लगता है खाका? जी जी जी, एक मिनट छोटी सी बात लास्टली, इसमें आपको क्या लगता है सर, इलेक्शन होते हैं पंजाब में, कौन जीतेगा? इमरान खान साहब की पार्टी जीत कर वापस आएगी, पंजाब में हुकूमत बनाएगी खकवानी साहब? यार ये जो इलेक्शन होता है ना इस वक्त, ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, सीट टू सीट फर्क पड़ता है, वो देखना पड़ेगा। मसलन मैं आपको एक चीज अर्ज, इट विल शो कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोज जो उनके जिन पे एतबार है उनको उन्होंने टिकट दे दी, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब ने और पीपल पार्टी ने मिल के फैसला करना है, और उन्होंने मिल के फैसला करना है कि हर जगह पर जो पीटीआई का मुखालिफ ग्रुप है उसको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करके इकट्ठे मिला के उनकी ताकत को इकट्ठा करें, ना कि उसकी ताकत को डिसिपेट करें। अगर वो ताकत इकट्ठी करने में कामयाब हो गए तो उनका वोट जो है अगर 40-45% है, तो आखिर हर कोई तो नहीं आता ना 90% वोट डालने तो नहीं आते ना, तो वो फिर वो बाकी 30-35% अगर बंदे इकट्ठे हो जाए तो बड़ा अच्छा मुकाबला हो जाएगा। मगर अगर उन्होंने यही किया कि मेरा बंदा पीपल पार्टी का ना है और पीपल पार्टी वाला कहें जी पीटीआई अपना नून लीग ने ज्यादा ही शेयर ले लिया है, मैं नहीं मानता, फिर वो झगड़ा हो जाएगा एकदम। चलें खान, आपसे अगले हफ्ते फिर इस पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें आज रह गई हैं, टाइम का मसला हो रहा है। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा बात करेंगे खकवानी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इसाक खकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से। एमक्यूएम के 3 फ्रैक्शंस 7 साल बाद जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या सिचुएशन बनेगी कराची में पॉलिटिकली, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक और बात करेंगे कराची की सियासत की। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जिले हैदर, अगर कराची की ओवरऑल सिचुएशन देखें इस वक्त, जिस तरह से एमक्यूएम के 3 फ्रैक्शन 7 साल के बाद इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, विच इज एक बड़ी हैरानगी की बात है अपने आप में ही। एक तो इसके पीछे कौन है, फिर लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे जो कराची के लोग हैं, और जो कराची की ओवरऑल सियासत है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जरा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इतने सालों के बाद इन सब का एक जगह इकट्ठे हो जाना और उन लोगों का इकट्ठे हो जाना जो एक दूसरे के कारकुनान, जिनके खून के प्यासे थे, एक जंग की कैफियत थी और जिसकी वजह से कराची को और कराची के शहरियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और अब तक उठा रहे हैं। उसके बाद इनका अचानक यकजा होना जो है, गवर्नर सिंध की जब तैनाती हुई उसके बाद इसकी कोशिशें तेज कर दी गई थी और गवर्नर सिंध का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ये बात पहले से आ रही थी कि इनको एक जगह प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाएगा, बल्कि एक इंतखाबी निशान के जरिए ही इलेक्शन लड़वाया जाएगा। आज बहरहाल इसका फैसला कर लिया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन सब का यकजा होने के बाद कराची के वो शहरी जो वोट डालने नहीं बाहर निकलते थे, क्या वो अब वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे? अगर वो वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये इत्तेहाद जो है, ये दोबारा से इनका मिलाप जो है वो कामयाब होता है। और अगर वो नहीं निकलते, क्योंकि कराची में एमक्यूएम लंदन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है, जो कि हालिया ज़मीनी इलेक्शन, उससे पहले भी लोगों ने देखा कि जब बाइकाट का ऐलान होता था तो लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। तो क्या अब ये घरों से निकालने में उन वोटर्स को कामयाब होंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान जरूर है, जिसके लिए इन तमाम इत्तेहादियों को कोशिशें करनी पड़ेंगी। अच्छा जिले हैदर साहब, ये भी बताएगा कि एमक्यूएम इत्तेहादी, जी इकलास साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं पूछना चाह रहा था कि ये बहुत सारी जिले हैदर बातें हो रही थी कि इनके पीछे, जिस फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा, आपने भी यकीन कराची में बैठे हैं, आप कवर करते हैं, कि इनको इकट्ठा करने में जो कामरान ये साहब जो हैं, ये उनके गवर्नर साहब टिसौरी साहब जो हैं, शायद इनको पीछे से एस्टेब्लिशमेंट का पुश था, कुछ वहाँ पे कोई एजेंसीज के लोग थे जो इस पूरे ग्रुप को आके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अदरवाइज तो ये एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे। इतने बड़े बिग डिफरेंसेस है। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई आके उसमें एजेंसीज का रोल था जो इनको आकर जिन्होंने इकट्ठा किया वहां पे? जी शुक्रिया क्लास साहब। एक तो ये कि इनको इकट्ठा करने की कोशिशें काफी अरसे से जारी थी। कामरान टिसौरी की जो तैनाती हुई थी, यकीनन आपने भी अपने प्रोग्राम में और काफी प्रोग्रामों में ये हैरत का इजहार किया गया था लोगों की जानिब से कि कामरान टिसौरी को अचानक गवर्नर की इतनी बड़ी सीट पे तैनात कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि उन्होंने शहर कराची पे काम करने की बजाय इन धड़ों को यकजा करने के लिए कोशिशें तेज की, उनसे मीटिंगें रोक की। कभी वो बहादराबाद में नजर आते थे तो कभी फारूक सत्तार के घर पर, और कभी पीएसपी पे मुस्तफा कमाल के साथ बैठे वो चाय पी रहे होते थे। तो यकीनन ये बात जो है बिल्कुल है, और कि इनके पीछे जो है रिमोट कंट्रोल जो है वो कामरान टिसौरी का कहीं और से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन ये कोशिशें बहरहाल उनकी कामयाब गई हैं और उन्होंने वो कामयाब हो गए जिस मकसद के लिए गवर्नर सिंध को तैनात किया गया था। मेरे ख्याल में मेरी अपनी ये जाती राय है कि वो उसमें कामयाब हो गए, और जिसकी मिसाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम लोगों को जो एक दूसरे को रॉ का एजेंट करार देते थे, तो कभी एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देते थे और कभी एक दूसरे के कातिल करार देते थे कि कारकुनों के कातिल हैं, वो आज एक सीट पे बैठे हैं। अब देखना ये कि क्या ये लोग बैठने के बाद दोबारा से कराची की तरक्की के लिए काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये जो लोग एक दूसरे की एफआईआर उस पे हम तरक्की पे जरा थोड़ी देर के उस बाद आते हैं। अहम सवाल ये है कि इनका इकट्ठे होने से आप समझते हैं कि ये सबसे बड़ा जो उस पॉलिटिकल नुकसान होगा जिस पे एजिटेट भी कर रही थी पीटीआई जो थी, पीटीआई को होगा, क्योंकि कराची में सीटें जो एमक्यूएम की थी वो मोस्टली तो पीटीआई ने ग्रैब की थी। क्या लगता है आपको कि ये पीटीआई को टफ टाइम दे सकेंगे, कराची में अपनी सीटें वापस ले सकेंगे ये जो इनका इत्तेहाद हुआ है? जी बिल्कुल, क्योंकि एमक्यूएम की जो खाली सीट्स हुई थी, जो एमक्यूएम ने लूज की थी सीटें, उसमें पीटीआई के जो वो है जिम्मेदार और कारकुनान और अहदेदार वो वहां से कामयाब हुए थे। क्या वो कौमी असेंबली की सीटें हों, चाहे वो सूबाई असेंबली की हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक जो है वो कराची में मौजूद नहीं है। कुछ हल्के ऐसे हैं जो आप वेस्ट के कुछ इलाके ले लें जहां से पीपल्स पार्टी कामयाब होती है, मलीर या फिर लियारी की एक सीट जो मेन सीट थी वो पीपल्स पार्टी ने लूज की थी। उसके अलावा जो पूरी कराची से को ओन करते थे वो एमक्यूएम ही ओन करती थी। लेकिन जो गुज़िश्ता इलेक्शन गुजरे हैं उसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए
और एमकेएम ने खिलाफ तवक्को इंतहाई कम मार्जिन से वोट लिए हैं और इंतहाई कम वोट जो है वो उनको कास्ट किए गए हैं। लेकिन अब इनका इत्तेहाद से बिल्कुल पीटीआई को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचेगा और ये उनको नजर भी आ रहा है, जिसके बाद जो है इस तरह की बयानबाजी, और कल एक इजलास भी हो रहा है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ये बताएंगे कि इस जिले हैदर, आपने स्टार्ट में आपने जिले हैदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की थी। आपने कहा था कि जो मेन फैक्टर है, सब लोग समझते हैं कि कराची में जो वोट बैंक है वो अल्ताफ हुसैन का है। क्या अल्ताफ हुसैन साहब इनको ब्लेसिंग देंगे, इस नए इत्तेहाद को, इनके सर पर हाथ रखेंगे कि चलें ठीक है मेरा कैंप ना सही, हमारी जमात के पुराने लोग हैं, इन्हीं के जरिए दोबारा वो कराची का कंट्रोल जो अपना क्लाउड जो है बहाल किया जाए। अल्ताफ हुसैन साहब का क्या रिएक्शन होगा इस पे? वो इनको को मिलेगी थपकी देंगे, या वो इनको आके अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो लिहाजा वो कराची का वोटर है फिर बाहर नहीं निकलेगा? देखिए खलासा साहब, एमकेएम जो लंदन ग्रुप है, अल्ताफ हुसैन ने पहले ही बाइकाट का ऐलान कर चुके हैं। इनके इतिहाद से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि बल्दियाती इलेक्शन में जो उनके वोटर हैं और कारकुन हैं वो बाहर ना निकले और मुकम्मल तौर पे बाइकाट करें। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने भी सुनी होगी, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये वाहिद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये तमाम इत्तेहादियों ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई जुबान इस्तेमाल नहीं करी है, बल्कि मुस्तफा कमाल ने ये कहा कि उनसे हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। तो इससे लग रहा है कि इस जानिब से भी कोई एक नरम गोशा अख्तियार किया गया है, और अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले घंटों में लंदन से क्या ऐसा बयान आता है जिससे ये जाहिर होगा कि उनके शफकत का हाथ है या नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिले हैदर हमारे साथ मौजूद थे और जो कराची की सियासत की सूरत हाल है उस पर हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीएससी के हवाले से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बड़ा स्कैंडल है जो वहां पर डिस्कस होता रहा, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक स्कैंडल की। आज पीएससी में एक स्कैंडल आया क्लासेस साहब की जो सरकारी अफसरान मुलाजमीन हैं ये सरकारी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाते रहे, और ये किस चक्कर में इन्होंने इतने पैसे खाए, वो भी यतीमों के और बेवाओं के। गालिबन 19 अरब रुपए का ये स्कैंडल सामने आया है। ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल है एक बड़ी खबर है जहाँ पे लोगों के लिए एक उसमें अफसोस होगा। वहाँ पे आपको अपनी सोसाइटी का पता चलता है कि इसमें खबर ये नहीं है कि इतने सारे बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों की जेबों में गए हैं। 19 अरब रुपए के करीब, या 1,43,000 ऐसे वहाँ पे एहलकार हैं या ऑफिसर्स हैं जिसमें ग्रेड 17 और इसके ऊपर के लोग भी हैं। ये पैसा बेसिकली बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, या जिसको इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम का नाम दिया था, इन्होंने दोबारा बदल दिया। ये किन लोगों के लिए था? मोस्टली खवातीन के लिए था कि जो बेवा हैं, गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। मोस्टली रूरल एरियाज के जो खवातीन हैं या हमारे शहरों में जो उसमें गरीब यहाँ पे हमारे स्लम्स एरियाज हैं, ये उनके लिए था। आपने उनकी मदद करनी थी। अब उनको देखे हमारी इसका सरकारी ब्यूरोक्रेसी का कि इन्होंने अपनी बेगमात के नाम पर इन्होंने वहां से शनाख्ती कार्ड के जरिए उन्होंने बेवा जाहिर किया होगा, उनको गरीब जाहिर किया होगा, उन्होंने बिल्कुल उस चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड शो करके इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया। अब ये पता चल आज उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चला जो इमरान मकराना साहब हमारे रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी वो रिपोर्टिंग करते हैं पार्लियामेंट से और वहां से उधर पीएससी से लेकर आए। ये आपके पाकिस्तान का करैक्टर है कि वो लोग उन्होंने अपनी बेगमात को, अब जरा इनकी हमारी उस अखलाक की जरा एक मिनट के लिए सोचें, अपनी बेगमात को गरीब, उस यतीम, बेवा, पता नहीं क्या कुछ जाहिर करने के बाद उन्होंने उनको रजिस्टर करवाया है। और रजिस्टर करवाने के बाद 19 बिलियन रुपीज का जो फिगर आ रहा है सामने अब तक आया है, वो खा पी गए हैं, लेते रहे। 12,000 पहले मिलता था, मेरा ख्याल से 14,000 हो गए, ज्यादा पैसे हो गए, इससे ज्यादा जो भी इमदाद मिलती रही है। इट्स ए मैसिव अमाउंट। वो चुपके से लगे हुए अपने काम पे। और इससे बड़ी बात यह है जो देखने वाली है, सोचने वाली है कि बीएसईपी के पास कोई सिस्टम नहीं है, नादरा है हमारे पास। इतनी आपके पास टेक्नोलॉजीज आपकी वो तरक्की कर गई हैं कि आपके पास इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने खुद को रजिस्टर करवा लिया। खवातीन ने, मतलब खवातीन को पैसा गया, ये मर्दों की जेब में नहीं किया। अब उनको पता चल रहा है, जब वेरिफिकेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस को कैसे किया, या उसमें मर्द भी होंगे मेरा ख्याल। बाद में कुछ उन्होंने स्कीम्स भी शुरू करवा दी थी उसने बीएसईपी ने कि चलें कि उसमें जो गरीब लोग हैं मर्द हैं, किसी को दुकान करा दो, किसी को बिजनेस करा दो, किसी को इस तरह की चीजें करा दो। आपके पास क्या सिस्टम है इसको चेक एंड बैलेंस करने का? 1,43,000 लोगों ने बैठकर 19 बिलियन रुपीज आपके सिस्टम से निकाल रहे और आपको पता ही नहीं है।
इससे अंदाजा करें इस अच्छा यही अफसरान ग्रेड 17 वाले और इससे ऊपर ये सारे डिकार मारने के बाद, पैसा खाने के बाद, माल पानी करने के बड़े खुश समझते होंगे, अपने आप को कहते होंगे कि हम बड़े स्मार्ट लोग हैं, देख हमने कैसे माल बना 12-12 हज़ार रुपये ले रहे हैं। इसके बाद ये बैठ के रात को टीवी शोज देखते हुए जहां पे सियासतदानों को भी गालियां देते होंगे, सहाफियों को भी देते होंगे और रोते भी होंगे, देखा यार मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये वही लोग हैं। 1,43,000 ये ह्यूज एक आपका वो है। आई होप कि इसकी वेरिफिकेशन होती है तो उसमें नंबर जो है। और बिस्प के ये अफसरान है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, अगर किसी ने रोका नहीं तो अब ये काफी सारे अफसरान हैं जिन्होंने ये सब अमल किया है, वो इसमें मुलव्विस हैं, अब उनके अगेंस्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये मैं कोई डोम्सडे सिनेरियो नहीं दे रहा। यही पॉलिटिशियन माजरत के साथ, यही हमारे एमएनए, यही एमपी, यही मिनिस्टर, ये अपने अपने हलकों में जाते हैं, यही जितने लोग होते हैं वहाँ बिल्कुल अपनी मस्कीन सी शक्ल बना के, शोधी सी शक्ल बना के, जो जुल्म हो गया, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेहरबानी करें। यही एमएनए, यही मिनिस्टर, यही इवन इसमें कमेटीज में लोग बैठे, मैं इसकी नहीं बात कर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ओवरऑल ये सिफारशी होंगे। यही चेयरमैन बीएसपी को सबसे ज्यादा फोन भी करेंगे, उनको कहेंगे बहाल भी करें, इनको कुछ ना कहें, इनको इनके एक्शन। अच्छा अगर एक्शन लिया गया, इन्होंने जाकर अदालतों से स्टे ले लेने हैं। ठीक है क्लास ये चीजें आने वाले प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल है जी, बिल्कुल, इट्स अ बिग स्टोरी। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।